कहानी एक ऐसे कैदी की है जो दुनिया की किसी भी जेल से जब चाहे भाग सका है, पर इस कैदी ने जो किया शायद रहती दुनिया तक कोई ऐसा ना कर पाए। कहानी की शुरुआत होती है एक ओल्ड एज होम यानी वृद्ध आश्रम से, जहाँ एक बूढ़ा आदमी पॉल एजकॉम रहता है। वहाँ के नियम बहुत सख्त हैं और किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाती है। पर पॉल सुबह सवेरे अपनी जगह से उठता है और अक्सर बिना किसी को बताए चुपके से मुख्य दरवाजे से बाहर निकल जाता है। पॉल रास्ते पर चलता हुआ एक पहाड़ी के ऊपर बने पुराने घर के पास पहुँचता है और वहाँ रुककर उसकी कांच की खिड़की से अंदर झांकने लगता है। पॉल की आंखें अंदर किसी चीज पर टिक जाती हैं और कुछ देर बाद वह मुड़कर वापस ओल्ड एज होम की तरफ चल देता है। इमारत के अंदर पहुंचने पर पॉल देखता है कि हॉल में बाकी सभी लोग कुर्सियों पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं और टीवी पर चल रहे एक दृश्य को देखते ही पॉल के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और पॉल रोने लग जाता है। उसकी दोस्त संगीत एलन उसे रोता हुआ देखती है। एलन अपनी कुर्सी से उठती है और पॉल का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से दूर ले जाती है। वे दोनों एक खिड़की के पास रखी खाली टेबल के पास पहुँचते हैं और संगीत कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। एलन पॉल के चेहरे की तरफ देखती है और समझ जाती है कि टीवी के उस वीडियो ने पॉल के दिमाग में पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। एलन सीधे पॉल से सवाल करती है, तुम्हें क्या हुआ? पॉल एक लंबी सांस लेता है और अपनी पुरानी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू कर देता है। पॉल बताता है, महामंदी के द्वार में मैं एक जेल के अंदर गार्ड की नौकरी करता था। मेरी मुख्य जिम्मेदारी उन सभी कैदियों की देखभाल करना था जिन्हें कोर्ट से मौत की सजा मिली हुई होती थी। उस जेल के फर्श पर हर तरफ हरे रंग की टाइलें बिछी हुई थी और इसी हरे रंग की वजह से उस जगह को ग्रीन माइल कहा जाता था। कहानी कई साल पीछे चली जाती है, जहां हमें कोल्ड माउंटेन जेल का मैदान दिखाई देता है और वहां बहुत सारे कैदी अपना काम कर रहे होते हैं। उसी वक्त जेल के मुख्य दरवाजे से एक बड़ा ट्रक अंदर आता है और उस ट्रक के अंदर मौत की सजा पाया हुआ एक नया कैदी मौजूद होता है। तभी दृश्य बदलता है और 44 साल का पॉल दर्द से कराता हुआ दिखाई देता है। यही बूढ़ा जो अपनी बात इस औरत को सुना रहा है। पॉल को यूरिन इन्फेक्शन की बीमारी हो जाती है, यानी हर बार पेशाब करने में बहुत दर्द, और वह इस वक्त टॉयलेट के अंदर खड़ा होता है। ब्रूट्स नाम का एक गार्ड दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है और पॉल को बताता है नया कैदी पहुंच गया है। पॉल टॉयलेट से बाहर आता है और बाकी गार्ड्स के साथ मिलकर कैदी को अंदर लाने की तैयारियां शुरू कर देता है। वह नया कैदी ट्रक के पिछले हिस्से से नीचे कदम रखता है। पर्सी नाम का एक घमंडी और क्रूर गार्ड अपनी जगह से आगे बढ़ता है और कैदी के साथ चलते हुए जोर से चिल्लाता है, एक नया मरने वाला बंदा आ रहा है, जल्द कि यह मारा जाएगा। पर्स की यह बात सुनकर वहाँ मौजूद बाकी गार्ड उसकी तरफ घूरते हैं और उन सभी के चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। नया कैदी ब्लॉक के अंदर दाखिल होता है और उसे देखते ही डेल और बिटरबग नाम के कैदी अपनी कोठरियों में चौंक जाते हैं, क्योंकि उस कैदी का शरीर बहुत ज्यादा विशाल होता है। पर पॉल को उस कैदी के चेहरे को ध्यान से देखा है और उसे उस इंसान के चेहरे पर एक मासूमियत नजर आती है। पर्सी कैदी को जोर से डंडा मारता है और उसे कोठरी के अंदर जाने का आदेश देता है। पॉल तुरंत आगे बढ़ता है, वह पर्सी को रोकता है और उसे वहाँ से जाने का आर्डर देता है और बाकी गार्ड्स के काम में मदद करने का निर्देश देता है कि तभी एक कैदी डेल के मुंह से जोर की हंसी निकल जाती है। पर्सी हंसी सुनकर अपना आपा खो बैठा है। वह डेल के पास जाता है और डेल के हाथ पर डंडे से एक जोरदार हमला करता है। इस प्रहार के कारण डेल की उंगलियां टूट जाती हैं। पॉल पर्सी को जोर से डांटा है और उसे तुरंत उस ब्लॉक से बाहर निकाल देता है। पॉल नए कैदी की फाइल खोलता है और पढ़ता है। पॉल कहता है, क्या तुम्हारा नाम जॉन कॉफी है? कैदी कहता है, हाँ, मेरा नाम पीने वाली कॉफी पर स्पेलिंग थोड़े अलग है। पॉल जॉन का बाकी गार्ड्स के साथ परिचय करवाता है। जॉन पॉल से कहता है, मेरे कमरे की लाइट बंद मत करना, क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। पॉल उसे जवाब देता है, इस गलियारे की लाइट हमेशा जलती रहती है। पॉल कोठरी से बाहर आता है और लोहे का दरवाजा बंद हो जाता है। जॉन काफी मायूस होकर कहता है, मैं यह रोक नहीं सका, रोकने की कोशिश की थी पर देर हो चुकी थी। गार्ड अपने ऑफिस में वापस आते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि यह नया कैदी दिमागी रूप से कमजोर संगीत लगा है और इसे बहुत जल्द फांसी दी जाएगी। हैरी नाम का गार्ड अपनी बात रखता है, ये इंसान जैसा भी हो, इसने जो भी अपराध किया है उसकी सजा इसे जरूर मिलनी चाहिए। हैरी अपने हाथ से जॉन की फाइल पॉल की तरफ बढ़ाता है और पॉल उसे पकड़कर पढ़ने संगीत लगता है। फाइल के पन्नों में लिखा होता है कि लुइसियाना के एक गांव में एक परिवार बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा था, क्योंकि उनके घर की संगीत 2 बेटियां अचानक कहीं गायब हो गई थीं। गांव के बहुत सारे पड़ोसी और कई पुलिस वाले मिलकर उन दोनों लड़कियों को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। खोजबीन के दौरान लड़कियों के पिता की नजर जमीन पर पड़ती है और वहाँ उसे खून से सनी हुई एक गुड़िया मिलती है। अचानक उन सभी लोगों के कानों में एक आदमी की तेज और दर्द भरी चीख गूंजती है और वह आवाज जॉन काफी संगीत की होती है। लोग आवाज की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि जॉन वहाँ बैठकर रो रहा होता है। जॉन के दोनों हाथों में वह दोनों लड़कियां होती हैं और उनके शरीर खून संगीत से पूरी तरह लथपथ होते हैं। भीड़ तेजी से दौड़कर जॉन के पास पहुंच जाती है। लड़कियों का पिता जॉन को देखते ही गुस्से से भर जाता है। वह जॉन पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह पीटने संगीत लगा है। जॉन रोते रोते वहाँ खड़े पुलिस वालों की तरफ देखता है और कहता है, मैं यह रोक नहीं सका, रोकने की कोशिश की थी, संगीत
पर देर हो चुकी थी। तभी एक पुलिस वाला अपनी गन बाहर निकालता है और उसे जॉन की गर्दन पर टिका देता है। वह पुलिस वाला जॉन से कहता है, तुम्हें हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पॉल जॉन काफी की फाइल संगीत का आखिरी पन्ना पढ़ रहा होता है कि तभी जेल का वार्डन हाल उसके पास आता है। वार्डन पॉल को जानकारी देता है 20 मिनट पहले स्टेट कैपिटल से एक बहुत गुस्से भरा फोन आया था। हाल आगे बताता है पर्स कोई आम गार्ड नहीं है बल्कि वह गवर्नर की पत्नी का भतीजा है, वही पर्सी जिसने कैदी की उंगलियां तोड़ी थी। पॉल सोच में पड़ जाता है और कहता है, अगर पर्स के पास इतने अच्छे संपर्क मौजूद हैं तो वह अभी तक इस जेल में क्या कर रहा है? पर्स तो कहीं भी बड़ी जगह नौकरी कर सकता है। पॉल अपनी परेशानी जाहिर करता है और हाल से कहता है, उस मतलबी और बेवकूफ पर संगीत ने आज बेवजह डेल की उंगलियां तोड़ दी। पॉल हाल को यह भी साफ बता देता है, अगर पर्सी यही काम करता रहा तो वह दूसरे कैदियों संगीत को भी नुकसान पहुंचाएगा। वार्डन हाल पॉल को धैर्य रखने की सलाह देता है और वार्डन पॉल को बताता है पर्स बहुत जल्द यहाँ से चला जाएगा क्योंकि उसने ब्रायर रिज मेंटल अस्पताल में एक ज्यादा वेतन वाली नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है। पॉल अपनी शंका जताता है, मुझे लगता है पर्स सिर्फ किसी कैदी को बिजली संगीत की कुर्सी पर तड़पते हुए देखना चाहता है। वार्डन हाल वहाँ से जाने से पहले पॉल से कहता है, पर्स को बस एक मौका दे दो कि पॉल अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी जेन को जेल में हुई सारी बातें बता देता है। वह जॉन कॉफी का भी जिक्र करता है। पॉल अपने यूरिन इन्फेक्शन के दर्द के बारे में शिकायत करता है। पॉल इस बात से बहुत उदास होता है कि बीमारी के कारण होने वाले दर्द की वजह संगीत से वह अपनी पत्नी से प्रेम भी नहीं कर पा रहा है। जेन उसकी हालत को समझती है और उसे दिलासा देती है। अगला दिन शुरू होता है और पॉल डीन के साथ मिलकर बिजली की कुर्सी को साफ कर रहा होता है जिस पर कैदियों को मौत की सजा दी जाती है। तभी उन्हें एक कोने से ब्रूट्स के हंसने संगीत की आवाज सुनाई देती है। फ्रूट्स उन्हें अपने पास बुलाता है और एक छोटा सा चूहा दिखाता है जो सामने वाले स्टोर से अंदर से बाहर निकल कर आता है। वह चूहा बिना किसी डर के इंसानों के बीच आराम से घूम रहा होता है। ब्रूट्स उस चूहे संगीत के सामने खाने का एक टुकड़ा डालता है। चूहा एक बिस्किट का टुकड़ा अपने मुंह में दबाता है और वापस उसी स्टोर संगीत में भाग जाता है। पॉल को इस बात की फिक्र होती है कि यह चूहा जेल की दीवारों में छेद बना देगा और फाइलों को खा जाएगा। पॉल दूसरे गार्ड को आदेश देता है, मेरे साथ मिलकर संगीत उस चूहे को फौरन पकड़ो। वह स्टोर काफी समय से एक गोदाम की तरह बन चुका होता है। गार्ड कमरे के अंदर रखा सारा सामान बाहर निकाल कर रख देते हैं। संगीत वे पूरी जगह छान मारते हैं लेकिन वह चूहा किसी को नहीं मिलता। अगले दिन जालिम पर्सी शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रहा होता है और अचानक वह चूहा उसके ठीक पीछे फर्श पर दिखाई देता है। दो गार्ड चूहे को फिर से बिस्किट खाने को दे देते हैं। पर्सी अपना डंडा पकड़कर मन ही मन चूहे को मारने की प्लानिंग कर लेता है। पर्सी चूहे पर हमला करता है पर चूहा बच जाता है। पर्सी चूहे को मारने के लिए आसपास रखी चीजें उठाकर उसकी तरफ फेंकने लगता है। चूहा पर्सी के हमलों से बच जाता है और तेजी से भागकर वापस स्टोर रूम के अंदर छिप जाता है। पर्सी गुस्से में स्टोर का दरवाजा खोलता है और चूहे को ढूंढने के लिए कमरे का सारा सामान उठाकर संगीत बाहर फेंकने लगता है। पॉल और ब्रूट्स वहां पहुंचते हैं और पर्सी की यह हरकत देखते हैं। ब्रूट्स कहने लगता है कि कल हमने भी कोशिश की थी पर पॉल उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि पर्सी इस तरह चूहे को नहीं ढूंढ पाएगा और अब संगीत फिर से इसको सारा सामान अंदर रखना पड़ेगा। पॉल पर्सी को शांत होने के लिए कहता है ताकि कैदियों को और ज्यादा परेशानी ना हो। पर्स पॉल की बात मानने से इनकार कर देता है जिस संगीत बात से पॉल का दोस्त ब्रूट्स उसे गले से पकड़ लेता है। पर्स चुप नहीं होता और अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके संगीत ब्रूट्स को नौकरी से निकलवाने की धमकी दे डालता है। ब्रूट्स ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और आगे बढ़कर पर्स को फिर से दबा लेता है। पॉल तुरंत बीच में आता है और ब्रूट्स को शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद पॉल पर्स की तरफ संगीत देखता है और उसे चेतावनी देता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे संपर्क किन लोगों से हैं और अगर तुमने दोबारा धमकी दी तो मैं तुम्हें यही धरती में गाड़ दूंगा। अगला दिन आता है और पॉल अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर कैदी बिटरबग को दी जाने वाली फांसी का अभ्यास शुरू करता है। जेल का एक चौकीदार जिसका नाम टुटुट है गार्ड्स उससे अभ्यास के लिए आगे आने को कहते हैं। रात का समय होता है और बिटरब के सिर के ऊपर के बालों को मुंडवा दिया जाता है। बिटरब अपनी फांसी को लेकर बहुत डरा हुआ होता है और अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करने लगता है। पॉल उसके पास जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद बिटरब को फांसी वाले कमरे में ले जाकर बिजली की कुर्सी पर बैठाया जाता है। ब्रूट्स आगे बढ़ता है और बिटरब के सिर पर एक गीला संगीत स्पंज रख देता है। इसका कारण यह होता है कि बिजली सीधे दिमाग तक पहुंचे और मौत जल्दी हो जाए। रात के ठीक 10 और संगीत बजते ही ब्रूट्स अधिकारियों की तरफ देखता है और बिजली का लीवर खींचने का संगीत आदेश देता है। लीवर खींचते ही बिटरब के शरीर में तेज करंट दौड़ता है। उसका शरीर जलने लगता है संगीत और उसे अपने की सजा मिल जाती है। ये पूरी प्रक्रिया चल रही होती है और पर्सी एक छोटे से कमरे के अंदर से ये सब बड़े ध्यान से देखता रहता है। मौत के बाद पर्सी बिटरब संगीत के मृत शरीर के पास जाता है। पर्सी शरीर को देखकर मजाक उड़ाता है और कहता है, नर्क से मुझे एक कार्ड भेजना। इस घटना के बाद पॉल पर्स के पास जाता है और उसे बताता है, मुझे ब्रायर पागल खाने में तुम्हारे नौकरी के आवेदन के बारे में पता चल गया है। पर्स इस बात को मान लेता है और पॉल के सामने एक वादा करता है। पर्स कहता है, अगर मुझे एक बार कैदियों को फांसी देने का मुखिया बनने का मौका मिले तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, चाहे सिर्फ एक बार के लिए ही क्यों ना हो। पॉल अपने दिमाग में सोचता संगीत है, अगर
पर्स अगली सुबह अपना रवैया ठीक रखा है तो वह उसकी यह इच्छा पूरी कर सकता है। अगले दिन जब पॉल अपनी डेस्क पर बैठा होता है तभी उसे कैदी संगीत की तेज हंसी सुनाई देती है। पॉल अपनी जगह से उठा है और जाकर देखा है कि डेल संगीत उसी छोटे चूहे को अपना पालतू बना लेता है। डेल के चेहरे पर खुशी होती है और वह पॉल को बताता है, मैंने इसका नाम मिस्टर जिंगल्स रख दिया है। डेल उस चूहे को छोटे छोटे करतब भी सिखाता संगीत है। पर्स भी वहाँ ये सब देखने के लिए आता है और इस बार उसका व्यवहार पहले से काफी बेहतर होता है। पर्स डेल से कहता है, मैं दोपहर में इस चूहे के रहने के लिए एक सिगार का डिब्बा ढूंढ कर लाऊंगा। तभी वार्डन का बुलावा आता है और पॉल उसके पास पहुंचता है। वार्डन हाल पॉल को बताता है, कल हमारी जेल में एक नया कैदी आने वाला है जिसका नाम विलियम फ्टन है। वार्डन हाल आगे बताता है, विलियम को 3 लोगों की हत्या के लिए मौत की सजा मिली है और उन लोगों में एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। इसके बाद हाल पॉल को एक बुरी खबर संगीत देता है, मेरी पत्नी मेलिंडा के सिर में ट्यूमर है। हाल कहता है, ये ट्यूमर नींबू के आकार का है और डॉक्टर इसका ऑपरेशन नहीं कर सका। हाल भारी मन से कहता है, मैं अपनी पत्नी को यह बताने की हिम्मत नहीं कर पाया कि वह जल्द ही मरने वाली है। अगली सुबह पॉल सोकर उठा है और बाथरूम की तरफ जाता है। पॉल को इन्फेक्शन के कारण तेज दर्द संगीत होने लगता है। पॉल खुले में पेशाब करता है और दर्द के मारे वहीं जमीन पर लेट जाता है। अगले दिन पॉल अपनी पत्नी जेन के पास जाता है और बताता है, मेरा इन्फेक्शन बहुत बढ़ रहा है और मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। इसी दौरान नया कैदी विलियम फ्टन जेल पहुंचता है। हैरी, डीन और पर्सी कैदी वार्टन को खुद पागल खाने से गाड़ी में बिठाकर जेल में लेकर आते हैं। फ्टन पूरी तरह नशे में होता है। पॉल ग्रीन माइल के क्वार्टर में जॉन काफी के सेल के बाहर खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक जॉन काफी अपनी कोठरी के अंदर से बोलने संगीत लगता है, संभल कर नए कैदी से बचकर रहना। पॉल पीछे मुड़कर काफी को देखने लगा है, दूसरी तरफ अंदर आ रहा। फ्टन अचानक अपना हाथ चलाता है और पर्स के चेहरे पर खूनी मार देता है कि तभी वह अपनी हथकड़ी से डीन का गला घूंटने लगता है। पॉल डीन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है पर वन पॉल की इन्फेक्शन वाली जगह यानी पेशाब वाली जगह पर लात मार देता है। पॉल दर्द में अपनी संगीत बंदूक निकालता है लेकिन डीन के सामने होने की वजह से पॉल गोली नहीं चला पाता। पॉल पास खड़े पर्स को वार्डन पर हमला करने का आदेश देता है लेकिन पर्स डर के मारे चुपचाप खड़ा रहता है और कुछ नहीं कर पाता। अचानक ब्रूट्स वहाँ पहुँचता है। वो पर्सी का डंडा लेकर वार्डन के सिर पर जोरदार हमला करता है। वार्डन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। पॉल वार्डन को कोठरी में बंद करता है और ब्रूट्स संगीत ऑफ पर्स दोनों को घायल गार्ड्स को अस्पताल ले जाने का निर्देश देता है। वह वार्डन के लिए रिपोर्ट तैयार करने संगीत को भी कहता है। पॉल को अपने इन्फेक्शन पर हमले की वजह से असहनीय दर्द होने लगता है संगीत और वह फर्श पर बैठ जाता है। जॉन काफी पॉल को अपनी कोठरी के पास आने को बोलने लगता है। जॉन काफी अचानक अपने हाथ बाहर निकालता है और पॉल को पकड़ लेता है। जॉन काफी अपना हाथ पॉल के पेशाब वाली जगह पर रखकर उसे जोर से संगीत दबाने लगता है। कैदी डेल यह देखकर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, कोई जल्दी पॉल को बचाओ नहीं तो काफी पॉल का सामान तोड़ देगा। पर वहाँ कोई दूसरा गार्ड मौजूद नहीं होता। जॉन काफी की कोठरी की बत्तियां अचानक तेज रोशनी से चमक संगीत उठती हैं। इसके तुरंत बाद सब शांत हो जाता है और जॉन काफी पॉल को छोड़ देता है। जॉन काफी जोर से खांसता है और उसके मुंह से छोटे छोटे कीटाणुओं का एक झुंड बाहर निकालने लगता है। वे कीटाणु हवा में तैरते हैं और गायब हो जाते हैं। पॉल जॉन काफी से पूछता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? जॉन जवाब देता है, मैंने बस मदद की, और इतना बोलकर काफी अपने बेड पर पलटकर सो जाता है। पॉल उलझन में उठकर बाथरूम जाता है। उसका इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो चुका होता है और उसे दर्द से राहत मिल जाती है। आज संगीत बहुत दिन बाद पॉल को खुलकर और बिना दर्द के पेशाब आता है। पॉल घर जाता है और पूरी रात से लेकर सुबह संगीत तक अपनी पत्नी के साथ प्रेम करता है क्योंकि पॉल जॉन काफी की शक्ति से 18 साल का जवान लड़का बन गया था। पॉल जेन को बताता है, मैं डॉक्टर के पास नहीं गया था बल्कि जॉन ने मेरा इन्फेक्शन ठीक संगीत कर दिया। पॉल जेल के ऑफिस में फोन करता है और कुछ दिन की छुट्टी ले लेता है क्योंकि पॉल जॉन काफी के पुराने वकील बर्ड हेमरस स्मिथ से मिलने जाता है ताकि वह जॉन का एहसान चुका सके। पॉल बर्ड से मिलता है और जॉन को नया मुकदमा दिलाने में मदद मांगता है। पॉल बर्ड को बताता है कि जॉन निर्दोष है, वह संगीत किसी का मर्डर नहीं कर सका। हैमर स्मिथ पॉल को अपने पालतू कुत्ते की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि उस कुत्ते ने बिना किसी कारण के अचानक एक दिन उसके बेटे पर संगीत हमला कर दिया था। हैमर स्मिथ का परिवार हमेशा यही सोचता था कि वह कुत्ता बहुत अच्छा है, पर जैसे बिना किसी कारण कुत्ते संगीत ने बच्चे की आंख खा ली थी, उसी तरह जॉन काफी ने भी बच्चियों को बिना किसी कारण से अचानक मार दिया। हेमरस स्मिथ बताता है, मैंने कुत्ते संगीत को गोली मार दी थी, इसी तरह से काफी को भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। हेमरस स्मिथ पॉल की तरफ देखता है और कहता है, उस कुत्ते और जॉन में कोई फर्क नहीं है। अगले दिन पॉल धन्यवाद के रूप में जॉन के लिए कॉर्नर ब्रेड लेकर आता है। पॉल बताता है कि यह ब्रेड उसकी पत्नी ने बनाया है। जॉन ब्रेड देखकर खुश होता है और उसे डेल और मिस्टर जिंगल्स नाम के चूहे के साथ बांट कर खाता है। टन सोचता है कि जॉन उसे भी ब्रेड देगा। जॉन ब्रेड का थोड़ा सा हिस्सा अपने पास बचाकर रख लेता है। कुछ समय बाद वार्टन पर्स पर हमला कर देता है। वह अपनी कोठरी की सलाखों से हाथ बाहर निकालकर पर्सी का गला घोंट देता है। पर्स डर के मारे अपनी संगीत पैंट में ही पेशाब कर देता है। डेल ये देखकर पर्स का मजाक उड़ाता है और जोर से हंसता है। पर्स डेल की हंसी से नाराज हो जाता है और उसे सजा देने का फैसला करता है। वार्टन को एकांत कोठरी में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन गार्ड डेल को उसकी फांसी का समय बता देते हैं। डेल अधिकारियों से
प्रार्थना करता है, मेरे मरने के बाद मेरे चूहे का ध्यान रखना। पॉल और ब्रूट्स डेल को आश्वासन देते हैं, हम चूहे को सर्कस में भेज देंगे। उसी समय मिस्टर जिंगल्स यानी चूहा कोठरी से बाहर भाग रहा होता है। क्रूर पर्सी अपने पैर से उस चूहे को बुरी तरह कुचल देता है, क्योंकि डेल क्रूर पर्स के बीच में पेशाब करने वाली घटना पर हंसा था। डेल ये देखकर गहरे सदमे में चला जाता है। तभी जॉन काफी पॉल को निर्देश देता है, मिस्टर जिंगल्स को उठाकर मेरे हाथ में रख दो। जॉन काफी उस मरे हुए चूहे के ऊपर फूंक मारता है और जॉन का हाथ तेजी से चमकने संगीत लगता है। मिस्टर जिंगल्स फिर से जिंदा होता है और भागकर डेल के पास चला जाता है। वहाँ मौजूद सभी अधिकारी यह घटना देखकर हैरान रह जाते हैं। अब एक बरसात वाली रात में डेल की फांसी का वक्त आ जाता है। गार्ड डेल को ले जाकर बिजली संगीत की कुर्सी पर बैठाते हैं। पर्सी जानबूझकर स्पंज को पानी में गीला नहीं करता। पॉल की नजर फर्श पर जाती है और वहाँ पानी संगीत की कोई बूंद नहीं होती। पॉल को शक होता है और वह फांसी रोकने के लिए मन ही मन सोचता है, लेकिन क्रूर पर्सी संगीत तुरंत अधिकारी को लीवर खींचने का इशारा कर देता है। बिजली चालू होती है और डेल दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। विटन अपनी कोठरी के अंदर पागलों की तरह संगीत चिल्लाकर गाना गाने लगता है। जॉन अपनी कोठरी में डेल का सारा दर्द महसूस करता है। जॉन काफी की शक्तियां फिर से काम करने लगती हैं। तभी मिस्टर जिंगल्स जॉन के हाथ से छूटता है और दूसरी कोठरी में छिप जाता है। डेल की मौत की सजा देखने आए लोग डेल को जलता देखकर डर जाते संगीत हैं। तभी ब्रूट्स पॉल को बिजली बंद करने के लिए कहता है। पॉल मना करता है और बताता है बिजली बंद करने से संगीत डेल को और ज्यादा दर्द होगा। डेल के शरीर में आग लग जाती है। पर्स डर के मारे अपना चेहरा दूसरी संगीत तरफ घुमा लेता है। पॉल पर्सी को पकड़कर घुमाता है और उसे डेल की हालत देखने पर मजबूर कर देता है। खांसी खत्म होती है और क्रूर पर्सी पॉल से झूठ कहता है, मुझे नहीं पता था कि स्पंज गीला होना चाहिए। ब्रूट्स गुस्से में अपना हाथ उठाता है और पर्स के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। वार्डन हाल वहाँ पहुँचता है और पूछता है, यहाँ क्या हुआ? पॉल वार्डन को बताता है ये सब पर्स की नासमझी की वजह से हुआ है। पॉल पर्स के वादे को याद दिलाता है और कहता है पर्स को ब्रायर रेस जाना होगा। पॉल वापस अपने ब्लॉक में पहुँचता संगीत है। जॉन काफी पॉल को बताता है, मैंने डेल का सारा दर्द महसूस किया है। जॉन आगे कहता है, संगीत मिस्टर जिंगल्स यानी चूहे ने भी मेरे जरिए उस दर्द को महसूस किया। अगले दिन पॉल और जेन वार्डन हाल के घर जाते हैं ताकि वे उसकी पत्नी मेलिंडा से मिल सके। हाल पॉल को जानकारी देता है, मेरी पत्नी की हालत लगातार बिगड़ रही है और वह पहले जैसी नहीं रही, जल्द ही मरने वाली है। मेलिंडा बहुत गालियां देती है और हमेशा भ्रम की स्थिति में रहती है। घर वापस आने के बाद उसी रात पॉल जेन से कहता है, मैं बाकी गार्ड्स को अपने घर बुलाना चाहता हूँ। अगले दिन सभी गार्ड पॉल के घर पहुँचते हैं। पॉल उनसे जॉन द्वारा मिस्टर जिंगल्स चूहे संगीत को ठीक करने के बारे में उनकी राय पूछता है। पॉल उन्हें यह भी बताता है, मेरा इन्फेक्शन भी जॉन की शक्ति की वजह संगीत से ही ठीक हुआ था। इसके बाद पॉल उनके सामने एक योजना रखता है। पॉल कहता है, हम जॉन को चुपके से जेल से बाहर निकालेंगे और वार्डन हाल के घर ले संगीत जाएंगे ताकि वह मेलिंडा को ठीक कर सके। गार्ड शुरू में इस योजना से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे किसी कैदी को बाहर ले जाते हुए पकड़े गए तो उन्हें जेल की सजा हो जाएगी और नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पॉल उन्हें यकीन दिलाता है यह मिशन पूरी तरह गुप्त रहेगा संगीत और कैदी विटन या क्रूर पर्सी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। पॉल एक ड्रिंक तैयार करता है और उसमें नींद की गोलियां मिला देता है। वह ड्रिंक कैदी विटन को पीने के लिए दे देता है। गार्ड पर्स को पकड़ते हैं और संगीत उसे उसके कामों की सजा के तौर पर स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। वे जॉन की कोठरी का दरवाजा खोलते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। जैसे ही वे जेल से बाहर निकलने वाले होते हैं, नशे में धुत कैदी विटन जॉन काफी का हाथ जोर से पकड़ लेता है। जॉन काफी को तुरंत विटन के द्वारा किए गए सारे अपराध दिखाई देने लगते हैं। पॉल आगे बढ़ता है और विटन के हाथ से जॉन का हाथ छुड़ा लेता है। पॉल जॉन को जेल से बाहर निकालता है और अपने ट्रक में बैठा लेता है। वे सभी ट्रक में सवार होकर वार्डन हाल के घर की तरफ निकल जाते हैं। वे वार्डन हाल के घर पहुंचते हैं और हाल अपनी शॉटगन निकालकर संगीत धमकाता है। हाल को लगने लगता है कि जेल में कोई दंगा हुआ है या कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं। पॉल वार्डन हाल के पास जाता है और धीरे धीरे उसे पूरी बात समझाकर शांत कर देता है। जॉन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है और मेलिंडा के चेहरे के पास पहुंचता है। जॉन काफी मेलिंडा के पास बैठकर बोलता है, मैंने इसका रोग ढूंढ लिया है। मेलिंडा के मुंह से एक अजीब सी चीज निकलती है और वह सीधे जॉन के मुंह के अंदर चली जाती है कि तभी कमरे की रोशनी अचानक बहुत तेज हो जाती है और वहाँ एक छोटा सा भूकंप आता है। जॉन जोर से खांसता है और पीछे की तरफ फर्श पर गिर जाता है और मेलिंडा से उसका संपर्क टूट जाता है। मेलिंडा तुरंत एक सुंदर लड़की की तरह दिखने लगती है। वह अब पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है और उसे अपनी बीमारी, संगीत या एक्सरे के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। वार्डन हाल अपनी पत्नी को ठीक होता देखता है और खुशी के मारे रोने लगता है। तभी फर्श पर पड़ा हुआ जॉन फिर से खांसता है, लेकिन इस बार जॉन उन कीटाणुओं को अपने मुंह से बाहर नहीं निकाल पाता। मेलिंडा उपहार के रूप में जॉन कॉफी को अपने गले से उतारकर सेंट क्रिस्टोफर हीलर का एक पेंडेंट गले में पहनाती है। इसके बाद वे सभी लोग जॉन को लेकर वापस जेल लौट आते हैं, लेकिन जॉन अभी भी बहुत कमजोर और अस्वस्थ रहता है। डीन पॉल के पास आता है और बताता है कैदी विटन को लगभग होश आ गया है। इसके बाद गार्ड क्रूर पर्सी को स्टोर रूम से बाहर निकालते हैं और उसका व्यवहार काफी गुस्से में रहता है। पॉल पर्स के पास जाता है और उसे सलाह देता है, इस बात को भूल जाए क्योंकि हम किसी को नहीं बताएंगे। तुमने बीच में पेशाब कर दिया था, बदले में तुम भी मुंह मत खोलना। पर्सी जवाब देता है, मैं इस बारे में सोचूंगा।
जबकि बाकी सभी गार्ड अभी भी पर्सी को लेकर चिंतित रहते हैं। पर्स कहता है मैं एक दिन इस घटना का जिक्र जरूर करूंगा और वह वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। पर्स जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगता है कि तभी जॉन काफी सलाखों संगीत के बीच से अपने हाथ बाहर निकालता है और पर्सी को पकड़ लेता है। जॉन काफी पर्सी को खींचकर अपना चेहरा उसके चेहरे से सटा देता है और अपना मुंह खोलकर सभी कीटाणु सीधे पर्सी के मुंह के अंदर छोड़ देता है। इसके बाद जॉन काफी संगीत क्रूर पर्सी को छोड़ देता है और पर्सी पूरी तरह बेजान हो जाता है, जैसे अब बीमारी उसके अंदर आ गई हो। पर्सी सीधे बाहर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, पर संगीत जब कैदी टन पर्स को देखता है और उसे फिर से पेशाब का ताना मारता है कि तभी पर्स की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। पर्सी अपनी गन बाहर निकालता है और वार्डन की छाती पर गोली चला देता है। बाकी गार्ड दौड़ कर आते हैं और पर्सी संगीत को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पर्सी गिर जाता है और जोर से खांसते संगीत हुए काले बीजाणुओं का आखिरी हिस्सा अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। पॉल जॉन के पास जाता है और उससे संगीत पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? जॉन जवाब देता है कैदी टन और क्रूर पर्सी बुरे आदमी थे, इसलिए मैंने उन्हें इसकी सजा दी। जॉन पॉल से कहता है तुम्हें खुद देखना चाहिए और वह अपना हाथ पॉल की तरफ आगे बढ़ा देता है। दूसरे गार्ड पॉल को जॉन का हाथ पकड़ने से मना करते हैं, लेकिन पॉल उनकी बात नहीं मानता और जॉन का हाथ पकड़ लेता है। अचानक पॉल के दिमाग में कैदी टन की यादें चलने लगती हैं और संगीत जॉन काफी बताता है। टन एक फार्म पर काम करता था और वहीं वे दोनों लड़कियां भी रहती संगीत थी, जिनके कत्ल का इल्जाम मेरे पर लगा है। एक रात टन चुपके से उन लड़कियों के कमरे में घुस जाता है और उनका अपहरण कर लेता है और वह उन लड़कियों को धमकी देता है। कहता है अगर एक चीखी तो मैं दूसरी को मार दूंगा। कि तभी पॉल को सच्चाई समझ आ जाती है कि उन्हीं दो संगीत लड़कियों के मर्डर के लिए जॉन कॉफी को गलत तरीके से सजा मिली है। जॉन की यादों के जरिए पॉल साफ देखा संगीत है कि कैदी वटन ने ही उन दोनों लड़कियों को मार डाला था, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी। ये सब दृश्य देखकर पॉल पूरी तरह हिल जाता है और परेशान हो जाता है। ये सदमा पॉल को थका देता है और तभी वार्डन हॉल और पुलिस वाले जेल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर्सी जिंदा लाश की तरह होता है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो उसने क्या किया। पुलिस जांच पूरी करती है और वार्डन हॉल पॉल से कहता है मैं तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की पूरी मदद करूंगा। वार्डन हॉल कहता है चाहे इसके लिए मुझे अपनी नौकरी ही क्यों ना खोनी पड़े। वार्डन हॉल पॉल से पूछता है क्या यह सब मेरे घर पर हुई घटना से जुड़ा है। पॉल इस बात से साफ इनकार कर देता है और पुलिस क्रूर पर्स को गिरफ्तार कर लेती है। पर्सी को उसी मानसिक अस्पताल में भेजा जाता है जहाँ उसे पहले नौकरी करनी थी। पर्स को ठीक उसी कमरे संगीत के अंदर रखा जाता है जहाँ से उसने कैदी वटन को उठाया था। पर्स को अब अपनी पूरी जिंदगी वहीं बितानी होती है और दूसरी तरफ पॉल उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसे जॉन कॉफी के निर्दोष होने की संगीत सच्चाई पता चल चुकी होती है। उस रात पॉल अपनी पत्नी जेन से बात करता है। जेन उसे सलाह देती है तुम जॉन से बात करो और जानो कि वह खुद क्या चाहता है। अगले दिन पॉल और बाकी गार्ड जॉन के पास जाते हैं और उससे संगीत पूछते हैं क्या तुम रिहा होना चाहते हो। जॉन कहता है मैं भागना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुम लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता, क्योंकि कानून और सरकार की नजरों में मैं अभी भी एक कातिल हत्यारा ही हूँ। पॉल जॉन कॉफी से पूछता है मैं भगवान के सामने एक निर्दोष आदमी को फांसी देने की बात को कैसे सही संगीत ठहरा सकता हूँ। जॉन कॉफी पॉल को शांत करता है और कहता है तुम चिंता मत और करो। जॉन कॉफी बताता है ठीक करने की शक्ति के साथ मैं अपने आसपास के हर इंसान का दर्द भी महसूस करता हूँ और मैं अब इस दर्द और अंधेरे में जीना नहीं चाहता। अब फांसी की सजा ही मेरे लिए मुक्ति है। जॉन कॉफी कहता है मेरे लिए फांसी एक तरह की दया होगी, भले ही मैंने कोई अपराध ना किया हो। फांसी का समय पास आता है और पॉल जॉन से पूछता है तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। जॉन कॉफी पॉल को बताता है मैंने आज तक कोई फिल्म नहीं देखी, मैं अब एक फिल्म देखना चाहता हूँ। पॉल और गार्ड एक फिल्म प्रोजेक्टर और एक फिल्म लेकर आते हैं। यह वही फिल्म होती है जो बूढ़ा पॉल कहानी की शुरुआत में देखकर रोने लग गया था और बुढ़िया को कहानी सुनाने लग गया था। फिल्म शुरू होती है और फिल्म में फ्रेड एस्टेयर नाम का पात्र हेवन गाने पर डांस कर रहा होता है और जॉन कॉफी हैरानी के साथ स्क्रीन संगीत की तरफ देखता रहता है। जॉन की फांसी का दिन आ जाता है और पॉल आगे बढ़ता है और जॉन के गले से उसका पेंडेंट उतार लेता है। पॉल जॉन कॉफी से कहता है मैं तुम्हारे मरने के बाद ये पेंडेंट वापस तुम्हारे गले में डाल दूंगा। पहरेदार जॉन को पकड़कर ऑडिटोरियम के अंदर ले जाते हैं और जॉन कॉफी कहता है ये सभी लोग मेरे से नफरत कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है लड़कियों को मैंने मारा है। दर्शकों संगीत के बीच उन मारी गई लड़कियों के माता पिता भी बैठे होते हैं जो जॉन कॉफी को गालियां देने लगते हैं। पर ब्रूट्स संगीत जॉन के पास जाता है और कहता है हम तुमसे नफरत नहीं करे, तुम सिर्फ हमारी तरफ ध्यान लगाओ। गार्ड जॉन को कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं और उनके आंसू बहने लगे हैं। जब गार्ड जॉन कॉफी का चेहरा ढकने लगता है तो जॉन कॉफी कहता है मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो पॉल गार्ड को जॉन कॉफी की बात मानने का हुक्म देता है। पॉल दोबारा चेक करता है कि स्पंज पूरी तरह से गीला है या नहीं और वह जॉन के सिर पर कैप लगा देता है। पॉल एक कदम आगे बढ़ाता है, वह जॉन कॉफी से हाथ मिलाता है, पर जब पॉल ने कॉफी का हाथ पकड़ा तो पॉल को एक आवाज सुनाई दी। जॉन कॉफी मन ही मन कहता है उसने बच्चियों को प्यार की आड़ में मार डाला और ऐसे ही सही संगीत दुनिया कर रही है। पॉल एक कदम पीछे होता है और अधिकारी को कुर्सी चालू करने का आदेश दे देता है। कुर्सी चालू होती है और जॉन की मौत हो जाती है। इसके बाद पॉल और पेंडेंट जॉन कॉफी को वापस पहना देता है। इसके बाद पॉल और ब्रूट्स संगीत की छोड़ देते हैं। जॉन की मौत के बाद पॉल और ब्रूट्स दोनों एक युवा सुधार
गृह में अपना तबादला करवा लेते हैं। बाकी सभी गार्ड ग्रीन माइल पर अपना काम करते रहते हैं। कहानी वापस वर्तमान में आती है और एलन पॉल की बातें सुनती है कि तभी एलन को लगता है कि पॉल की कहानी बहुत अजीब है। पॉल एलन को अपने साथ उसी पहाड़ी के ऊपर वाले घर की तरफ ले जाता है जहाँ वो संगीत रोज सवेरे जाता है। वहाँ एलन घर के अंदर मिस्टर जिंगल्स को जिंदा देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है और उसे वही चूहा दोबारा मिल जाता है जिसे पॉल तब से अपने पास रखे हुए होता है। पॉल एलन को बताता है मैं एक 108 साल का हो चुका हूँ और शायद मिस्टर जिंगल्स को लंबी उम्र मिलना एक एक्सीडेंट था। वुटन की मौत के बाद पॉल मानता है यह मेरी सजा है कि मैंने ईश्वर का एक सच्चा चमत्कार देखा था। पॉल कहता है अब मुझे जीते रहना होगा और सभी अपनों को संगीत को यहाँ तक कि तुम्हें भी बूढ़ा होते और मरते हुए देखना होगा। पॉल बताता है मेरी खुद की मौत आने से पहले मैं अपने सभी संगीत दोस्तों से ज्यादा जी चुका हूँ। हाल में लिंडा पॉल की पत्नी और उनका बेटा इन सभी के संगीत अंतिम संस्कार में पॉल अकेला मौजूद था। पॉल सोच में पड़ जाता है कि उसके पास जीने के लिए और कितना समय बचा है जबकि यह चूहा ही मर नहीं रहा है। पॉल कहता है मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मैं जरूर मरूंगा। पॉल एलन की तरफ देखता है और कहता है लेकिन अगर भगवान एक छोटे से चूहे की उम्र इतने सालों तक बढ़ा सकता है तो आखिर मुझे और कितने साल जीना होगा। अंत में एक दिन एलन भी मर जाती है।